सोच के देखो, सुबह आप उठे और दिल्ली कुछ ऐसी दिखे। देखने में तो ये दृश्य आपको किसी हॉरर फिल्म के जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो 2060 तक हमारी दिल्ली कुछ ऐसी ही दिखाई देगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का 44 साल का डाटा उठा करके देखें तो लगभग 5,772 वर्ग किलोमीटर के जंगल 2019 तक काटे जा चुके हैं, जो अरावली का लगभग 7.2% एरिया होता है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो साल 2060 तक 10,360 वर्ग किलोमीटर के जंगल काट दिए जाएंगे, जो पूरे अरावली का लगभग 22% होता है। जंगल तो धड़ल्ले से गायब किए ही जा रहे हैं, लेकिन सेंटर एम्पावर्ड कमेटी के अनुसार 2018 तक राजस्थान के 25% अरावली हिल्स इलीगल माइनिंग के कारण डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब आपके मन में ढेर सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि अरावली रेंज है क्या और ये कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है और सरकार इसे क्यों रोक नहीं रही। अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 670 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली में पहाड़, चट्टान, जंगल, जीव जंतु जैसे सियार, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांप, छिपकली और सबसे इम्पोर्टेंट 300 प्लस पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। अरावली से बनास, नूनी जैसी नदियां निकलती है, तो यहाँ असोला भाटी जैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अरावली मानसून के पानी को रोककर ग्राउंड वाटर के लेवल को ऊपर लाती है, जिससे हरियाणा और दिल्ली वाले लोग पानी पी पाते। यदि अरावली ना हो तो दिल्ली और हरियाणा पूरी तरीके से सूख जाएगी। अरावली थार रेगिस्तान को पूर्व की तरफ फैलने से रोकती है। यदि अरावली ना हो तो दिल्ली जो है पूरी तरीके से रेगिस्तान बन जाएगा। कुल मिला के अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, दिल्ली का हवा, पानी, जंगल और रेगिस्तान रोकने के लिए एक लौती और आखिरी दीवार है। अरावली जितना पर्यावरण के लिए जरूरी है, उतना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, क्योंकि अरावली में जिंक, तांबा, संगमरमर और पत्थर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। भारत के लगभग 85 से 90% जो मार्बल यानी संगमरमर होते हैं वो अरावली रेंज से ही आते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो फर्श के मार्बल, सीढ़ियां, मंदिर, पूजा स्थल, फ्लाईओवर्स, घर, बिल्डिंग, जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं जो उसमें पत्थर यूज होते हैं वो सभी अरावली ही है। और यही मिनरल्स अरावली के बर्बादी के कारण बनते चले गए, लेकिन इन मिनरल्स का सही तरीके से माइनिंग और सिस्टमेटिक लीगल माइनिंग की जाती तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों को बैलेंस किया जा सकता था। लेकिन अरावली इलीगल माइनिंग माफिया के हाथों चढ़ गया और उन लोगों ने अरावली को वैसे ही काटना शुरू कर दिया जैसे आजकल की लड़कियां अपने हस्बैंड को काट रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलीगल माइनिंग आखिर हो कैसे रही थी। इसके दो सबसे बड़े रीजन थे। पहला, अरावली की कोई यूनिफाइड डेफिनेशन नहीं थी कि अरावली कहां से कहां तक है, और दूसरा, जो इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए थे वो भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे थे। माइनिंग करने के लिए स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस लेना होता था, जो ये डिसाइड करती थी कि आप 50 हेक्टेयर तक माइनिंग कर सकते हैं। और ये लाइसेंस लेने के बाद ईसी का एक सर्टिफिकेट लेना होता था, ईसी यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जिसमें ये डिसाइड होता था कि 50 हेक्टेयर की जो जमीन अलॉट की गई है उसमें यदि माइनिंग होती है तो आसपास के लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि डैमेज बहुत ज्यादा होता था तो वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता था और वो माइनिंग रुक जाती थी। और तीसरा, यदि 50 हेक्टेयर जमीन अलॉट की गई है माइनिंग के लिए तो वहां पे जंगल है और जंगल काटने से बहुत ही ज्यादा लॉस यदि होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करती थी और माइनिंग रोकी जा सकती थी। ये एक लीगल स्ट्रक्चर था जिसको फॉलो करना होता था, लेकिन इसमें एक लूप होल था। लूप होल ये था कि ये तीन डिपार्टमेंट थे और आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं थे और लोग इसी का फायदा उठाते थे। इसको एक एग्जांपल से समझो, स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट से ये तो लाइसेंस ले लिया गया है कि 50 हेक्टेयर में माइनिंग करनी है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि पेपर में ये दिखाया गया कि उस 50 हेक्टेयर में तो फॉरेस्ट है ही नहीं, बैरन लैंड है, जिससे अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। ईसी लेने की भी जरूरत नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ईसी के लिए अप्लाई कर दिया गया और लाइसेंस कुछ दिन में आ जाएगा, तब तक माइनिंग चलती रहती थी। और इस तरीके से इस लूप होल का फायदा उठाकर इलीगल माइनिंग का धंधा चलता रहा और हालत ये पहुंची कि पिछले लगभग 5 सालों में 26,607 इलीगल माइनिंग केसेस रिपोर्ट किए गए। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए भारत सरकार ने इस पे नए नियम लाए और 4 मेजर चेंजेस किए। पहला, स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट से 50 हेक्टेयर की जमीन लीज पर लेकर माइनिंग स्टार्ट कर देते थे, ऐसी नई लीज देने पे पूरी तरीके से रोक लगा दी। और दूसरा, जो पुरानी लीज ऑलरेडी दी जा चुकी है उसमें ईसी मैंडेटरी कर दी गई है। पहले लोग ईसी के लिए अप्लाई कर देते थे और माइनिंग चालू रहती थी। अब ईसी पहले लेना होगा तब आप माइनिंग स्टार्ट
कर सकते हैं। तीसरा, प्रोटेक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। लोग 50 हेक्टेयर की जमीन लीज पर लेकर 60 हेक्टेयर 70 हेक्टेयर तक खोद डालते थे, लेकिन अब ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और निगरानी के थ्रू इस पे कंट्रोल लगाया जाएगा। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले अरावली की कोई यूनिफाइड डेफिनेशन नहीं थी, यानी 50 हेक्टेयर की कोई भी जमीन माफिया वहां पे सरकार को दिखाते थे यहाँ पे माइनिंग करनी है और वहां पे लाइसेंस ग्रांट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सरकार ने एक डेफिनेशन दी, यानी 100 मीटर से ऊपर कोई भी पहाड़ है वो अरावली कही जाएगी और वहां पे माइनिंग नहीं हो सकती। और अरावली की जो एवरेज हाइट है वो 600 से 700 मीटर यानी 90% अरावली इस नियम के तहत प्रोटेक्टेड कर दी गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 100 मीटर से नीचे जितने भी एरिया है उसको पूरी तरीके से काट दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। यदि दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस है और एक की हाइट 100 मीटर, दूसरी की हाइट 80 मीटर या 50 मीटर भी है, तो पूरे रेंज को अरावली ही कहा जाएगा और वो पूरा एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। ये नियम इतने ही अच्छे थे जिससे 90% अरावली सेफ हो रही थी, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे मान लिया था, बाद में इस पे स्टे क्यों लगा दिया? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, वैसे एरिया जो 100 मीटर से नीचे है और घने जंगल है, वहां पे एनिमल्स की डाइवर्सिटी है और वो ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं, साथ में रेगिस्तान को भी बढ़ने से रोकते हैं। तो ऐसा इकोसिस्टम जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, इसलिए फिलहाल इस पे स्टे लगाया गया है। ऐसी सिचुएशन में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जो बाबा साहब ने कही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और आज की सिचुएशन ये बात पूरी तरीके से लागू होती है, क्योंकि अरावली बचाने के लिए तो प्रोटेक्शन के लोग पहले भी थे, लेकिन लोगों ने उसके लूपहोल्स निकाल लिए और अभी भी नियम्स बनाए जा रहे हैं और लोग उसके भी लूपहोल्स निकालेंगे। ऐसे मान लीजिए 100 मीटर की लिमिट रखी गई है, लेकिन 150 मीटर की पहाड़ की लिमिट को भी ऑन पेपर 80 मीटर दिखा करके उसे काट दिया जाएगा और जहां पे फॉरेस्ट है उसको बैरन लैंड दिखाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साइडलाइन कर दिया जाएगा और जो जहां पे लाइसेंस मिलने में दिक्कत हो रही है, टेबल के नीचे से पैसे देकर के लाइसेंस ग्रांट करवा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के लॉ ऑन पेपर और लॉ ऑन ग्राउंड में बहुत ही बड़ा अंतर होता है, इसलिए जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं वो ग्राउंड पे कितना इंप्लीमेंट होता है वो ज्यादा डिटरमाइन करता है। और इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मैं अंकित को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। जय हिंद, जय भारत।